नमस्कार दोस्तों, और मैं लेके आई हूँ आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, जिसमें हम रोज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं आपको नए से नए टॉपिक के बारे में जागरूक करें, अवेयर करें, उसके सिम्टम्स, उसकी प्रिवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। तो आज भी हम एक ऐसा ही नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रैकोमा, जो एक तरह का आई डिजीज होता है। डॉक्टर, सबसे पहले तो ये ट्रैकोमा है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लग रहा है, साइंटिफिक सा नाम लग रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि होता क्या है। ट्रैकोमा जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आई की, जो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है जी। ये जो इन्फेक्शन है एक क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसी है, इन्फ्लामेशन हुई थी जिसमें कंजक्टिवा की, जो कि एक लाइनिंग है, एक्सटर्नल लाइनिंग टिश्यू है आईलिड का और वाइट ऑफ द आई जो हम, तो इसकी इन्फ्लामेशन होती है। जिससे एंड रिजल्ट ये है कि कॉर्निया भी डैमेज हो जाता है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे ये प्रोग्रेस करती है और कैसे आई का डैमेज कर देती है, वो हम डिस्कस करेंगे। जी, ये एक आई डिजीज है जिसमें बहुत सारा डैमेज हो सकता है हमारी हाँ, इट इज ए इन्फेक्शियस आई डिजीज है एंड इज अ लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। और इसमें जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, एक ऐसा स्ट्रेन है क्लैमाइडिया का जो कुछ ऐसी सैनिटेशन की कंडीशंस है या कुछ गंदगी की वजह से जो पनपता है और हमारे जो फ्लाइज है वो ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो जिससे ये स्प्रेड भी होती है और ये हार्म भी पहुंचाती है, और इसके कारण जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो ब्लाइंडनेस का है। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि गंदगी की वजह से भी होती है, तो इसका गंदगी की वजह आपने एक मेंशन करी। हाँ, उसमें फ्लाइज पनपती है और फ्लाइज इसका कैरियर है, कॉमन हाउस फ्लाइज जो मक्खियां। तो क्या इसका जो कारण है, कॉजेज हैं इसके, वो फ्लाइज ही है कि होता कैसे है? नहीं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, तो जो उसका जो कैरियर है वो हाउस फ्लाई है जी। एक कॉजेटिव इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है जो हाउस फ्लाई के द्वारा आगे फैलता है जी, मक्खियों के द्वारा। हाँ, जहाँ पे मक्खियाँ पनपती है तो वो मक्खियाँ गंदगी वगैरह इसमें पनपेगी और ये एक इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करेगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है इसकी एंड इनडायरेक्ट। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। जी जी जी। तो डॉक्टर, अगर हम बात करें, जब आपने बोला हाउस फ्लाई से फैलती है, तो ये ट्रांसमिट कैसे होती है, स्प्रेड कैसे होती है? ऐसा है कि इसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कुछ सिक्रीशंस होते हैं आइस जैसे आइस बह रही होती है, वो सिक्रीशंस या तो कहीं किसी ऑब्जेक्ट्स पे गिरे या फिर वो खुद जो चाइल्ड है, मेनली चाइल्ड इन्फेक्टेड होते हैं, वो इन्फेक्टेड होगा, वो जो सिक्रीशंस है उस पे मक्खी बैठेगी और वो मक्खी आगे किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगी। तो इस तरह इसका चेन बनती रहती है जी। जहाँ पे भी साफ सफाई ना हो, गंदगी हो, तो वहाँ से ये फैलती है, ये इन्फेक्शन फैलती है। आपने बताया कि कम्युनिकेबल भी है जी। तो एक से दूसरे इंसान तक कैसे फैलती है? ये इसका रूट थ्रू मक्खियाँ ही है, थ्रू हाउस फ्लाई है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है इसकी, जिसमें हम कह सकते हैं कंटेक्ट विद सिक्रीशंस हो सकते हैं, या वो स्कूल में हो सकता है, बच्चों के होम में हो सकता है डायरेक्ट कंटेक्ट। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी हो सकती है, जैसे अगर किसी के कंटेमिनेटेड हैंड्स हो, फेस हो, क्लोथ हो, टॉवल्स हो, अगर वो सिक्रीशन से या इस इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड है तब भी ये फैल सकती है। सो बोथ रूट्स है, डायरेक्ट रूट एंड इनडायरेक्ट रूट। अगर हम बात करें लड़कों और लड़कियों की या औरतों और मर्दों की, तो किस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, दोनों जेंडर में से, या दोनों में इक्वल है? जी, ये जो डिजीज़ है ये पुअर सैनिटेशन और हाइजीन जो है, अगर काफ़ी ठीक ना हो जिस जगह पे, या जो लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहे किसी वजह से, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, और उसमें भी बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जी। इसका रीज़न है कि मक्खियाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे अगर पुअर सैनिटेशन कंडीशंस में रह रहे हैं और अपनी मक्खियों को ठीक तरह वो टैकल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे वो उनका टारगेट बन जाते हैं इस ऑर्गेनिज्म के से इन्फेक्शन होने के। उसके अलावा उन्हीं बच्चों की मदर्स है जो उनके संपर्क में रहती है, वो नेक्स्ट क्लोज टारगेट है। सो फीमेल्स आर मोर टारगेटेड एज कम्पेयर टू मेल्स जी, क्योंकि बच्चों को स्प्रेड होने का ज्यादा खतरा है, इम्यूनिटी भी डाउन है, और उनका जो ऐसी पूरा हाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, वो मक्खियों के साथ बीच में रह रहे हैं, तो वो इतना ख्याल भी नहीं रखते, मतलब जी जी, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जी, और उनका ज्यादा कांटेक्ट अपने मदर से ही होता है, तो इसकी वजह से। तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं डॉक्टर, कैसे कोई पहचान सकता है कि उनको ये डिजीज है? इसमें ऐसे है कि सिम्टम्स ये 5 या 12 दिन तक अपीयर नहीं करते, जब तुम एक्चुअली इन्फेक्ट हो गए हैं तब की बात है। इसके इनिशियल सिम्टम में होगा आई की रेडनेस होगी, डिस्चार्ज होगा आई से, इरिटेशन होगी, और आईलिड की स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन हो जाती है अपर आईलिड की, और कई बार साथ में लिम्फ नोड जो एनलार्ज हो जाते हैं।
सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं आई के लिए, जो आम क्लिनिशियंस भी इसको डायग्नोस कर लेते हैं, या स्पेशलाइज्ड अगर अवेलेबल है तो और भी अच्छा है। आंखों का लाल होना, आंखों में इरिटेशन हो रही है, आंखों से पानी बहना, हाँ, और ये सब, हाँ, स्वेलिंग होनी, स्वेल अगर हो जाए, आपकी आंखें सूज जाएं, आईलिड की स्वेलिंग हो जाना। जी जी, तो ये सब कारण है, ये सब चिन्ह है कि आपको ये इन्फेक्शन है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए, अपना टेस्ट करवाइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको ये डिजीज सच में है या नहीं। कि अब हम जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। अगर ये अनट्रीटेड रहे बीमारी तो इसमें लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हो सकते हैं जी, और ये कॉम्प्लिकेशन जिसको कह सकते हैं, इसमें स्कैरिंग हो सकती है और डिस्टॉर्शन हो जाती है अपर आईलिड की। जी, और इसके अलावा जो कॉर्निया हिस्सा है आई का वो डैमेज हो जाएगा, उस पे स्कार टिश्यू बन सकता है, और आईलिड जो होगा वो इनटर्न्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ फेस करेंगे जी, आईलिड, जी, जी, आई लैशेस होते हैं, जी, ठीक है जी। ना। सो जो लैशेस होंगे, आई लैशेस होंगे, वो रब करेंगे कॉर्निया को और उसको स्क्रैच करके उसको डैमेज पहुंचाना शुरू कर देंगे, जी, ठीक है। तो इसी तरह कुछ अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ कॉर्नियल ब्लड वेसल्स हो जाती है। सो ये इन्फ्लामेशन के कुछ साइंस आने शुरू हो जाते हैं जो एग्रावेट होते रहते हैं, और धीरे धीरे पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ इंसान बढ़ जाता है। तो ये खुद में ही एक काफी दर्दनाक चीज है, डेंजरस चीज है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर ये आपने जैसे बताया कि वो आईलेट्स टर्न हो जाती है इनवर्ड्स, तो जरूरी है कि हर इंसान को अगर ये ट्रीट ना कराया गया तो ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर तुम किसी हद तक इसको लिमिट किया जा सकता है अगर तुम इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर जी, दो। जी, जी, तो इसके ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है हम डिस्कस करेंगे, जी, क्या जी। क्या इसमें ऑप्शंस है, और अगर डिलेड होगा और लास्ट स्टेज तक जाएगा तब जाके प्रॉब्लम आएगी ब्लाइंडनेस की। कोशिश करनी चाहिए कि इसको पहले ही ट्रीट करा लिया जाए। जी। तो इसका डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं इसमें? इसके जो ऑप्थेल्मोस्कोपिकली जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट होते हैं, आई स्पेशलिस्ट, वो डायग्नोस करते हैं, और इनके लिए ये ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं, और इनके लिए स्वैब्स लिए जाते हैं, जो सिक्रीशंस है, स्वैब भी ले सकते हैं कि जी, उसका कल्चर करके देख सकते हैं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, जी, और क्लिनिकली ही ये डायग्नोस कर लिया जाता है। इसको हम अगर एक बार डायग्नोस हो गया तो उसका हम प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से चलते जी, हैं, जी। जो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच है इसके लिए। तो ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताया कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसका इलाज जो एक प्रॉपर है। करंटली जो WHO के द्वारा एक स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, जिसको हम सेफली अपनाई जा रही है टू कम्बैट ट्रैकोमा। तो इस सेफ स्ट्रेटजी को नाम भी सेफ ही दिया गया, SAF। जी, तो इसमें S जो टर्म है वो सर्जरी, जी, तो एक सर्जरी की ऑप्शन है जिसमें जी। जो वो उन जहाँ पे ट्राइकेसिस है, जहाँ पे आईलिड्स तुम्हारे इन्वर्ट हो चुके हैं और स्क्रैच कर रहे हैं और डैमेज पहुंचा रहे हैं, सो एक वो अप्रोच है। इसके अलावा ये से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जी। तो इसमें कॉमन एंटीबायोटिक जो है टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट भी यूज़ की जाती है, या आजकल एजिथ्रोमाइसिन जो है वो भी कई जगह यूज़ की जा रही है। और इसके अलावा वो साथ में एडवाइस जो होती है फेशियल क्लीनिनेस की, आंखों की सफाई बाकी सफाई से ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। जी, जी, उसका क्वालिटी ऑफ वाटर जो मडी वाटर या इस तरह कंटेमिनेटेड वाटर जी, से नहीं जी, की जी। जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस को भी कहते हैं कि तुम्हारे आसपास की, जैसे कि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वो इससे इंटरलिंक्ड है। तुम्हारे आसपास पुअर हाइजीन और फीकल मैटर या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें सैनिटेशन का बिल्कुल ही बुरा हाल है, तो वो प्रमोट करेगी ऐसी इन्फेक्शन को और बढ़ाने में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने बताया कि ये प्रमोट करेगी ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस की बात कर रहे थे, तो अभी हम ट्रीटमेंट का आपने बोला, एक सर्जरी का बोला, और बहुत सारी चीज़ें आपने एंटीबायोटिक से भी रिलीफ हो जाता है। जी, जी, सर्जरी एक्सट्रीम केसेस में की जाती है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, जहाँ ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। जी। तो सर्जरी के अलावा एंटीबायोटिक्स ही एक रास्ता है, कुछ और रास्ता भी है? नहीं, बेसिकली एंटीबायोटिक एक रास्ता है, जी, बट जी, ये है कि अब जितनी ज़्यादा स्कार टिश्यू बनता जाएगा कॉर्निया पे, वो डैमेज, फिर तो सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। जी, जी, जितना लेट अगर हो इन्फेक्शन, जाएगा। हाँ, जी। इन्फेक्शन अर्ली स्टेज पे है, वो कंट्रोल हो सकती है एंटीबायोटिक से। अगर हम बात करें कि ये कितना टाइम लगता है, अगर एंटीबायोटिक्स कितने टाइम पीरियड के लिए दी जाती है? जी, ये डिपेंड करता है कि इसका, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है 10 डेज 15 डेज, तो जी, जी, जी। दिस इज मिनिमम। बाकी वो कंडीशन देखी जाती है कि डिस्चार्ज कैसा है, वो पुरुलेंट है, पस है क्या नहीं है, जी, जी। ये सारी चीज़ें देख के वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है।
अगर हम बात करें सर्जरी की, तो ये क्या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है या नॉर्मल सर्जरी होती नहीं, है? ये कितने दिन? दिस इज नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, ये इट कैन बी डन इन इवन स्मॉलर सेटअप्स ऑल्सो। तो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और बेड जी। रेस्ट का कुछ होता है इसमें? जी, वो तो ऑब्वियसली है, तुम आई को जैसे रेस्ट दे रहे हैं जी, या जी, उसको जी। हील करने में टाइम लगेगा, बाकी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। जी जी। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो जी। गंदगी का, जैसे आपने बताया, तो ये इससे इलाज से अच्छा हम इन चीज़ों को अगर जी प्रिवेंट कर जी, लें। जरूर, यही हमारा मकसद है कि जी। हम जो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं वो रिड्यूस करें, जिसमें जैसे कि इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर डर्ट हो गई, डस्ट हो गया, ड्राइनेस, और जैसे डिस्चार्ज की जो इधर तुम्हारा जो डिस्चार्ज है वो फैलने नहीं देना उसको। जी डेट शुड बी क्लीन प्रॉपरली और डिस्पोज प्रॉपरली। इसी तरह ये रिस्क फैक्टर्स में हमारे आती हैं फ्लाइज। हाँ जी। तो ये फ्लाइज कहाँ पे प्रोपोगेट करती हैं? जहाँ पे फीकल मैटर होगा। तो जैसे कि हम शौच की बात करते हैं, जो खुले में ह्यूमन या एनिमल का जो फीकल मैटर होगा जी, वो जी। कॉम्प्लिकेट करता है मैटर। सो ये इसकी संभावना उन जगहों पे ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ होती है। इसी तरह हमने अपनी जो फेस की प्रॉपर वॉश, जी जहाँ पे पानी कम है तो तुम एटलीस्ट आंखों या फेस को प्रॉपरली वॉश करो, और फिंगर्स की तुम्हारी कंटेमिनेशन, हैंड हाइजीन भी तुम्हारी इसके लिए सही होनी चाहिए। इसी तरह फोमाइट्स होता है, जैसे जहाँ पे कोई कांटेक्ट में आता है जिससे इन्फेक्शन फैलेगी, कोई क्लोथ, हाँ जी। टॉवल वगैरह, ये भी आपने हाइजीनिकली ठीक रखना है। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स को हमने रिड्यूस करना है। सो इसमें हमें इन चीज़ों के लिए इनकरेज करना है कि आप अपने ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन नहीं है, तो ये जी। चीज़ें ठीक होगी, तभी ये बीमारी दूसरों में नहीं फैलेगी। जी। मतलब प्रॉपर सफाई रखें, मतलब जहाँ आसपास फिकल मैटर पड़ा है आप उसको कोशिश करिए कि खुले में शौच ना करें, और जानवरों का रहने की जगह अलग हो और आपके रहने की जगह अलग हो। जी जी जी, बिल्कुल यही है। और उसका जो ह्यूमन, जैसे हम शौचालय कहते हैं, ऐसा एक हर पब्लिक टॉयलेट को यूज़ किया जी, जाए, जी, ओपन जी। में डेफिकेशन बंद होनी चाहिए। जी जी। और छोटी छोटी चीज़ें, मुंह धोना है तो आंखों का ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आपने पहले भी बताया था कि आंखों के लिए हम कंटामिनेटेड वाटर ना यूज़ करें, जी, कोशिश जी। करें कि साफ से साफ पानी से हम अपनी आंखें जी, धोएं। जी। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर हम थोड़ी सी अपनी साफ़ सफाई में, अगर हम हल्का सा भी केयरफुल हुए, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो ये बीमारी बहुत हद तक प्रिवेंट हो सकती है। और जैसे कि हम जानते हैं इसके बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं। ये एक इंसान को अंधा भी बना सकती है, पार्शियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और फुल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो अगर बेहतर है कि हम उसको पहले ही इसका परहेज कर लेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ये आगे नहीं फैलेगी। और अब हम जानते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जी, इसमें मेनली जो WHO है उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जैसे कि मैंने भी पहले भी जी, बताया, जी, जी। सेफ वाली हाँ सेफ जी, हाँ स्ट्रेटजी। जी। सो उसको ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है जहाँ जहाँ ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम चलता है। जी और इसके अंतर्गत ये भी किया जाता है कि जो सरकार है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या लोकल लेवल है, उनको भी पूरा उसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि इसके इलाज, सर्जरी या एंटीबायोटिक्स के अलावा जो सैनिटेशन और जो सफाई वाला कंपोनेंट है या वाटर सप्लाई का कंपोनेंट है, जी। उसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि अगर तुम एक फैक्टर सिर्फ सर्जरी या मेडिसिन को देखते रहोगे और तुम बाकी कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पाओगे, तो ये बीमारी का एलिमिनेट होना बड़ा मुश्किल है। और जी। WHO ने अपना एक गोल सेट किया हुआ है कि 2020 तक इस बीमारी को एलिमिनेट करना है। जी सो इस टाइम में कि काफ़ी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, हमारे भी यहाँ पे कई क्षेत्र जहाँ पे ये केसेस मिलते हैं। जी। सो ये ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पे पुअर कंडीशंस हैं, उनके भी उस एरिया में, या ट्राइबल्स हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, वहाँ पे ज़्यादा इसकी तादाद में केसेस पाए जी जी। जाते हैं। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि 2020 तक एलिमिनेट करने की कोशिश है। तो इसमें कमी तो आ रही है, बट इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका एक भी केस प्रॉपर नहीं होना चाहिए, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, जी, क्योंकि जी। इसका फैलना बहुत इजी है। जी। क्योंकि हाउस फ्लाई क्योंकि- के कुछ स्पीशीज हैं जो इसको आगे आगे फैला सकती हैं। जी। और अगर हम बात करें कि और जहाँ वाटर सप्लाई भी इसके लिए जरूरी है, जी। वो उसके कुछ रीज़न है कि वाई वन माइट एक्सपेक्ट कि इम्प्रूवमेंट्स इन वाटर सप्लाई अगर होगी तो ट्रांसमिशन कम कैसे होगी। जी तो इसका ये रीज़न है कि जो बच्चों के फेस है जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, डिस्चार्ज आ रहे हैं, वो री इन्फेक्शन के या इन्फेक्शन के क्लैमाइडिया से वो ग्रस्त होने के चांसेस ज़्यादा हाँ हैं। जी। सो अगर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो फेसिस वगैरह को क्लीन ज़्यादा किया जाएगा। पुअर अवेलेबिलिटी हाँ ऑफ जी। वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है।
सो अगर तुम वाटर ज़्यादा अच्छी तरह अवेलेबल होगा तो तुम्हारी हैंड हाइजीन भी इम्प्रूव होगी उन जगहों पे। सो जहाँ पे ड्राई एरियाज है या पानी की बहुत किल्लत है वो जी। सारे एरियाज में इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा तो फ्लाइज का हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जहाँ पे जो फीकल मैटर ओपन में जी, होगा जी, तो जी, वहाँ पे जी। फ्लाइज होगी, वो ट्रांसमिट करेंगी एक दूसरे हाँ जी। इंसान को। तो डॉक्टर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज यही है कि अगर हमें जो मैंने सिम्टम्स बताए थे किसी भी जी। इंसान को कि और दूसरों को भी बता सकता है कि आई की रेडनेस, डिस्चार्ज या आईलिड स्वेलिंग आ जाए, तो इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए। जी। और आपको कोई बच्चा ऐसा या कोई औरत ऐसी दिखाई देती है, चाहे वो आपके घर काम करने वाली आ रही है, जी, उसके जी। साथ हो, उसका बच्चा हो, तो आप उसकी मदद कीजिए कि उसको एक लोकल डिस्पेंसरी को, आई स्पेशलिस्ट को या नॉर्मल किसी भी क्लिनिशियन को चेक कराइए कि वो क्या डायग्नोस है। तुम ओवर द काउंटर ड्रग लेके उसको इग्नोर मत कीजिए। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने कीमती टाइम टेबल में से हमारे लिए टाइम निकाला आपने और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी हमारे लिसनर्स को, और उम्मीद है हमारे लिसनर्स इससे बेनिफिट करें। थैंक यू।